आज हम आपको 10th क्लास की भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत 2 में से चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर है संसाधन नियोजन। इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की कमी है, देखिए संसाधन नियोजन होता क्या है। ये कहा जाता है कि संसाधन जो है वो बिल्कुल सीमित है। अगर हमने उसका उपयोग सोच समझ करके नहीं किया तो आने वाले समय में हमें संसाधनों का उपयोग करने से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की बहुलता है। ये कहा गया है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में कई संसाधन अत्यधिक मिलते हैं, कहीं पर वह संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन दूसरे तरह के संसाधनों की बहुत अधिक कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला आदि के पर्याप्त भंडार हैं, व्यापक भंडार हैं। लेकिन वहीं अरुणाचल प्रदेश में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की वहाँ कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की संसाधन बहुतायत हैं, लेकिन जल संसाधन की कमी है। कहने का मतलब राजस्थान में जो है पवन है और सौर ऊर्जा है, वहाँ ये अत्यधिक मिलता है, लेकिन वहाँ जल की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल के देश में अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है और यह प्रदेश संस्कृत विरासत का भी धनी है। कहने का ये मतलब है कि भारत जो है जिस प्रकार से विविधता वाला देश है, तो वहाँ पर जगह जगह पर संसाधनों की कहीं पर अत्यधिकता देखी जाती है और कहीं पर कमी। इसलिए हमें कुल मिलाकर के संसाधनों को जो है वो नियोजित करके चलना होगा, संसाधनों का उचित उपयोग करके चलना होगा। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में विविधता मिलती है। कहने का मतलब है भारत में प्राकृतिक संसाधनों, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं समतल भूमियाँ हैं, कहीं जल की अत्यधिक मात्रा है, कहीं पे कम है, कहीं पे सौर ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, तो कहीं पे पवन ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। तो ये सब विविधता हमको देखने को मिलती है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान है, यानी कि विभिन्न स्टेज हैं। प्रथम सोपान, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों की विभिन्नताओं, विशेषताओं और गुणों का अनुमान लगाना और उसका मापन करना, ये शामिल है। कहने का मतलब है प्रथम स्टेज में ये करना है कि देश में विभिन्न जो प्रदेश में जो संसाधन है उसकी पहले पहचान करना है, उसका तालिका बनाना है और क्षेत्रीय उसका सर्वेक्षण भी करना है कि यहाँ ये संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और उसका मानचित्र बना करके संसाधनों के विशेष गुणों का अनुमान लगाना है। द्वितीय सोपान में क्या है? दूसरे स्तर पर संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उनके विकास के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा भी तैयार करना है। यानी कि उसका जो है ऐसी संस्थाएं बनाना है जो उस पर निगरानी रख सके, उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सके, ऐसी संस्थाओं का विकास भी करना है। तृतीय सोपान में क्या है? तृतीय स्तर पर का संबंध संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। कहने का मतलब तृतीय सोपान में ये स्टेज में है कि जो संसाधन का विकास है और राष्ट्रीय विकास की योजना में जो है तालमेल बना करके रखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना करने का प्रयास किया गया था।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के पास बहुत सारी चुनौतियाँ थी। हमारे नेताओं ने बैठक करके पंचवर्षीय योजना बनाने का प्रयास किया। आगे की 5 वर्ष की रणनीति तैयार करने की जाती थी, आज भी की जाती है कि इस पंचवर्षीय में हमको क्या करना है और क्या करने से हमें अत्यधिक फ़ायदा होगा या हमारे देश का विकास होगा। किसी क्षेत्र के विकास करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता होना एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में उसके अनुसार परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधनों में धनी होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए बस्तर प्रदेश संसाधनों में समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं। कहने का मतलब यह है, कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधन अत्यधिक होते हुए भी वो क्षेत्र जो है वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग जो है वो अत्यधिक गरीब हैं और जो है वहाँ कल कारखाने नहीं हैं, अच्छी सड़कें नहीं हैं, रहन सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। और जहाँ पे कम संसाधन हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पे आर्थिक दृष्टि बहुत ही विकसित है। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उपनिवेशकारी देशों ने उच्च प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है। कहने का मतलब ये है कि उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि जो देश शक्तिशाली देश जो उपनिवेश बना लेते थे, अपने गुलाम देश बना लेते थे, वह जो है उन्होंने जो है उनके संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया। तब वहाँ उचित प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न कालों में भारत ने इन सबका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। कहने का मतलब यह है कि भारत भी जो है वो एक समय ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है, अतः भारत भी इससे अछूता नहीं है और वह अनुभव कर सकता है। अब वह क्या है, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्यों है? संसाधनों का संरक्षण बचाव करना क्यों आवश्यक है? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ वर्तमान समय की तरह संसाधनों का अंधाधुंध शोषण और असावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाता है। शीघ्र ही मानव की उन्नति एवं मानव जीवन यापन स्तर की संपन्नता को बनाए रखने के लिए असंभव हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम संसाधन को बचाएंगे नहीं, उसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम अंधाधुंध इसका जो है उपयोग करते जाएंगे तो वह संसाधन विलुप्त हो जाएंगे और आने वाले समय में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे और इसके कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी। इन समस्याओं और बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। संरक्षण का अर्थ दीर्घकालीन सतत उत्पादन की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण अपने दिमाग से उसका प्रयोग करना चाहिए और उसका परिरक्षण एवं नवीकरणीय संसाधनों का पुनः उत्पादन भी हो सके, ऐसा हमें उपयोग करना चाहिए। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इस प्रकार व्यक्त की थी: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच से संतुष्ट के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब यह है कि हमें संसाधन का उपयोग जो है जितना हमें ज़रूरी है उसी हिसाब से करना चाहिए, उसका दोहन नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह जो है अपने फ़ायदे के लिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। अब आगे है आपका भू संसाधन। तो भू संसाधन में क्या है आपका? भूमि हमारा मौलिक संसाधन है। ऐतिहासिक काल से हम भूमि से ईंधन, वस्त्र और तथा निवास की वस्तुएं करते हुए आए हैं। इससे हमें भोजन, निवास के लिए स्थान
खेलने के लिए, काम करने के लिए विशेष क्षेत्र में मिल जाता है। यह कृषि, वन के लिए, पशुचरण, मत्स्य यानी कि मछली पालने के लिए, खनन सामग्री यानी कि खादान खोदने के लिए, उसमें से निम्न धातुएं निकालने के लिए, उत्पादन के में प्रमुख आर्थिक कारण रहा है और इससे हम लोगों को जो है वो आर्थिक मुनाफा भी होता है और जीवन का भरण पोषण भी होता है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्था भू स्थल पर ही आधारित है। लेकिन भूस्थल एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूस्थल का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अतः किसी स्थान विशेष से भूमि संसाधन का अर्थ है कि वहाँ की मिट्टी और उसका उच्च लक्षण। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है वो भू संसाधन को भी नियमित रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। इसका जो है वो संरक्षण करना चाहिए, इसे पॉल्यूशन होने से बचाना चाहिए, इसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर ध्यान देना चाहिए और अत्यधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। भारत में भू स्थल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत का लगभग 43% भू क्षेत्रीय मैदानी है जो कृषि और औद्योगिक विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत देश के पूरे क्षेत्र में 30% भाग पर विस्तृत है। पर्वत की कुछ बारहमासी नदियाँ के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। वह जो है पूरे भारत में जो है वो जल की मात्रा को पूर्ति करने में अत्यधिक मददगार है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, जीवाश्म ईंधन और वनों का विशाल संचय कोष है। जैसे कि इस पैराग्राफ में बताया गया है, इसमें जो 27% जो है वो पठार है, 43% जो है मैदान है और जो है आपका 30% जो है वो पर्वत है। भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है वन, वृक्षों और झाड़ियों से ढका विशाल वन क्षेत्र होता है। वन, वृक्षों और झाड़ियों से ढका विशाल क्षेत्र वन होता है। दूसरा है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। पहला पार्ट है इसका बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। वो है गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि जैसी इमारतें, सड़कें, उद्योग आदि। तीसरा पॉइंट है इसका प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। और है इसमें स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि, यानी कि स्थायी पशुओं के चरने के लिए जो है उपलब्ध भूमि। वह है विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि। 100 है आपका कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, इसका भी उपयोग हमको करना चाहिए। अयोग्य भूमि को योग्य भूमि बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्रतिभूमि का भी, प्रतिभूमि सीमांत भूमि है जिसमें उर्वरता बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जो फसल उत्पादन करने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। प्रतिभूमि ये होती है कि जैसे किसान एक बार फसल काट लेता है तो उसको क्या करता है कि 1 साल, 2 साल या 6 महीने के लिए उसको छोड़ देता है, जिससे कि उसमें मिट्टी की उर्वरता शक्ति पुनः जीवित हो सके और वो फिर से जो है उस पर जो है फसल अत्यधिक उपजा सके। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अतिरिक्त बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप। ये क्या है? भू उपयोग का निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारण तथा मानवीय कारण शामिल हैं। भौतिक कारण क्या है? जैसे भू आकृति, जलवायु और मिट्टी के प्रकार। कहने का मतलब ये कि भारत में भू उपयोग के प्रारूप क्या है। इसमें भौतिक कारण है, जैसे उसकी भू आकृति कि भूमि की आकृति किस प्रकार से है, वहाँ पे की क्लाइमेट, जलवायु किस प्रकार से है, मिट्टी के प्रकार कैसे हैं, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है,
वो वहाँ पर उस चीज़ पर निर्भर करता है। मानवीय कारण जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल हैं। अगर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है वो संसाधन का उपयोग भी ज़्यादा होगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन भारत के 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम को छोड़कर के अन्य राज्यों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन की अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। देखिए ये इस प्रकार से है, यहाँ पे सामान्य भू उपयोग संवर्ग है, ये 1960 में और 1961 में सर्वे करके बनाया गया है। और ये जो है आपका सामान्य भू उपयोग संवर्ग है जो 2002 से 2003 में उपयोग करके बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप यहाँ ध्यान से कि यहाँ पर जो है वो वन आपका यहाँ पर 45.26% वन है, ठीक है। वहीं पर जो है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो वनों की संख्या वो कम होती जा रही है। यहाँ पर ये पीले रंग में बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि को दर्शाया गया है। फिर गैर कृषि प्रयोजक के अंतर्गत क्षेत्र है, स्थानीय चारागाहें और अन्य गोचर भूमि है। तो इस प्रकार से ये कंपेयर किया गया कि 1960 से और 61 में क्या स्थिति थी और 2002 और 3 में उसकी स्थिति क्या है। अब ये आप लोग जो है आपको यहाँ तक इसको रीड कर लेना है। अगले क्लास में हम आपको कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए जो है अनुपलब्ध भूमि से हम आपको इस हेडिंग से आपको पढ़ाएंगे।